तो मौलिक अधिकार क्या मौलिक अधिकारों से आशय संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान किए गए ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु अपरिहार्य हैं। तो ये मौलिक अधिकारों की क्या हुई, परिभाषा हुई। ठीक है, मौलिक जो अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ज्ञात है कि जो मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार है उसको इस श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में जो है कानूनी अधिकार दिया गया, ताकि जो संपत्ति का जो अधिकार है वो सेफ रहा है और मौलिक अधिकारों का हनन न हो। ठीक है, और फिर अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के उद्भव की। मौलिक अधिकारों का उद्भव और विकास, आखिर ये मौलिक अधिकार है, इनका उद्भव और विकास कैसे हुआ? तो 1215 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे उन्होंने मैग्ना कार्टा शब्द में इसका 1215 का जो मैग्ना कार्टा हुआ वो 1215 में इनका उद्भव हुआ। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था तब 1776 में मौलिक अधिकारों की बात की गई। फ्रांसीसी का एक घोषणा पत्र है जो 1789 में था, उसमें इसकी बात की गई। 1948 में जो यूएन थे संयुक्त, जो उसका सार्वभौमिक घोषणा पत्र था उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई। तो भारत में मूल अधिकारों की मांग कैसे हुई? तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, फिर 1915 में श्रीमती जो एनी बेसेंट थी होम रूल विधेयक में इसकी बात की, फिर 1925 द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में 1925 द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में मौलिक अधिकारों की बात की गई। फिर 1928 में नेहरू समिति रिपोर्ट आई, 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर जो पटेल जी थे उनकी अध्यक्षता में और जे.बी. कृपलानी की उप अध्यक्षता में संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया। अब संविधान के जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो संविधान में मूल अधिकारों को शामिल कर लिया गया। आखिर ये मूल अधिकार है, इनकी विशेषता, आवश्यकता और इनका महत्व क्या है? तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु ये अपरिहार्य है। मतलब ये जो व्यक्ति है उसके विकास के लिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु अपरिहार्य। राज्य की तानाशाही और शक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को प्राथमिक बनाते हैं। राज्य की जो तानाशाही होती है, राज्य के खिलाफ आप मौलिक अधिकार है आपके पास, तो आप राज्य के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं और उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और यह मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 232 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 248 के तहत आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जा सकते हैं। और अनुच्छेद 5 मतलब कि 5वीं विशेषता यह है कि संविधान की सर्वोच्चता और विधि के शासन को स्थापित करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। मूल रूप से इनकी संख्या 7 थी। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, अब 8वां की बात अगर हम करें तो भारतीय मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और इन पर युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। मतलब कि मौलिक अधिकार ये आपको दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप जो चाहे वो करें, बल्कि इन पर युक्त निर्बंध लगाए गए हैं ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बरकरार रही जाए। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो मौलिक अधिकार है उनको स्थगित कर सकता है। और ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण भी किया गया है।
जैसे केवल जो नागरिकों को जो मतलब केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्गीकरण की बात करें तो मूल अधिकारों का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। पहला केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार और भारतीय नागरिकों और विदेशी अर्थात व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल नागरिक को मतलब जो भारत के जो नागरिक हैं उनको 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त है। लेकिन जो विदेशी नागरिक है उनको अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21, 22, 23, 24 और 25 से 28 ये सभी अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, 19 में, अनुच्छेद 29 में और 30 में क्या है, 14, 20 और 21 से अनुच्छेद 22, 23 और 24 और 25 से 28 में क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, पहले देखें कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, इसके सामान्य परिचय क्या है और फिर इनका विकास कैसे हुआ, इनका उद्भव कैसे हुआ और फिर मूल अधिकारों की विशेषता, आवश्यकता और इनका महत्व क्या है। तो ये आप 9 पॉइंट लिख सकते हैं। और फिर मूल अधिकारों का वर्गीकरण की बात करें तो मूल अधिकारों का वर्गीकरण, फिर मूल अधिकारों का वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा। तो केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, भारतीय नागरिकों और जो विदेशी हैं अर्थात उनको प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, जो 16, 19, 29, 30, 14, 20, 21 और 21 से 22, 23, 24 और 25 से 28 से किसको प्राप्त है, मौलिक अधिकारों को प्राप्त है। ये यहाँ डिटेल लिखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि केवल नागरिकों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों, विदेशी अर्थात ये जो अनुच्छेद 15, 16, 19, ठीक 29 और 30 ये लिखे हुए हैं, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 27 और ये जो 28 लिखा है